शो पूरी तरह से इस बात को हमने समर्पित किया है कि अगर कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ नए नए अवतार ले रहा है, जिसे अंग्रेजी में वेरिएंट कहा जाता है, तो हमें उससे कैसे सुरक्षित रहना है। क्योंकि दूसरी लहर की कहर झेलने के बाद अब जब हम डेल्टा वेरिएंट में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट देख रहे हैं और विश्व के कई मुल्क कह रहे हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, तो हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम वायरस से आगे रहे, कम से कम तैयारी में। यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। डॉक्टर गंगा खेड़कर, आपके पास आते हुए सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने देखिए हर मुद्दे पर जानकारी दे दी है। आपने कहा है वैक्सीन भी हमें लेना है, कारगर ये उस पर साबित होगा, हमें कोविड प्रॉपर जो बिहेवियर है वो भी फॉलो करना है, प्रोटोकॉल पूरा। तीसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो उन्होंने कही, क्या पर्याप्त रिसर्च अभी डेल्टा प्लस के बारे में है और हम इस वायरस के इस अवतार के बारे में क्या जानते हैं? डेल्टा प्लस के बारे में जैसा मैंने पहले बोला, उसमें डेल्टा जो पुराना उससे पहले जो डिटेक्ट हुआ जो विषाणु था उसको छोड़ के और एक जो 417K417N नाम का म्यूटेशन हुआ है, जो साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट्स थे जिनके वजह से वैक्सीन की एफिकेसी कम हुई ऐसा अंदेशा था, उन वेरिएंट में से ये एक म्यूटेशन उसमें ऐड हो गया है। क्या ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है? अभी भी कोई सबूत नहीं है। जब हम बोलते हैं 50 लोगों को हो रहा है, इसका मायना क्या हमको सही मानों में वो संख्या समझी है? सही मानों में नहीं समझी है। ये तो जितने किए हैं उसमें से जो भी 50 नंबर होगा, 50 लोगों को हो चुका है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में, एक सवाल सर, एक सवाल आपको टोक के मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब ये सब बातें अपने पहले जवाब में बोल दिया था। मैं मोटे मोटे आम आदमी की भाषा में जो इसका स्वभाव है वायरस का, उस पर ये सवाल कर रही हूं। और जो आपने कहा उसी से लीडिंग मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो हम डेल्टा प्लस के बारे में पिछले लगभग 10 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 52 केसेस ही भारत सरकार ने बताए हैं। क्या कोई तरीका है, क्योंकि कई लोगों को घर में हो रहा होगा, वो ठीक हो रहे होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को डेल्टा वेरिएंट हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था, उसके स्वभाव के बारे में? तो क्या रियल नंबर सामने भी नहीं आना बहुत मुश्किल है? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मेरा सवाल यह है कि लोग को कोविड हो रहा है, वो ठीक भी हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि इसको डेल्टा हुआ था या डेल्टा प्लस हुआ था? जब तक सीक्वेंसिंग नहीं की जाएगी उस वायरस की, तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। हम मोटे तौर पर आम आदमी की भाषा में इसके मैनिफेस्टेशन, इसके स्वभाव के बारे में क्या जानते हैं? ये मेरा सवाल। मैं मेरे पर्सनल व्यूज आपको बताऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो एरिया में ये डेल्टा प्लस दिखा वहां करने की जरूरत है। अभी भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके कोई इस किस्म के पहलू नजर नहीं आ रहे हैं कि वो बहुत तेजी से फैल पाएगा। आप अगर इंग्लैंड का अभी डेटा देखें, जहां ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा तौर पे हो रही है, तकरीबन 45,000 जो सीक्वेंसेस हुए हैं उनमें आपको डेल्टा वाले म्यूटेशंस नजर आते हैं। लेकिन आपको जो जो ये 417N वाला जो म्यूटेशन है जो डेल्टा प्लस में है, उसके म्यूटेशंस अगर देखें तो उनकी संख्या अभी भी 100 के ऊपर जाना भी नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डेल्टा प्लस तेजी से फैलता है और डेल्टा प्लस की वजह से ये रिसर्जेंस होगा या नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे कहने के लिए अभी सबूत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, वो वेरिएंट रहे या वो इवन नॉर्मल केस रहे जिसमें वेरिएंट भी नहीं है, वो पुराना जो विषाणु था वो विषाणु ही हमको नजर आता है। उसमें हमको क्या समझता क्या है, एक ही चीज समझती है कि इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम गिर रहा है। अगर मौत ज्यादा बढ़ रही है तो उससे यह समझता है कि लोग ज्यादातर वैक्सीन अभी तक न लिए वाले लोगों में ये विषाणु मौत कर रही है, पैदा कर रही है। तब जब ये ऐसी बात है तो हमको दोनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब रही एक अच्छी बात ये डेल्टा वेरिएंट की, जो बाकी वेरिएंट्स थे जो और दुनिया में दिखे गए, उनमें के कुछ वेरिएंट्स ऐसे थे जिनमें स्पाइक प्रोटीन का जीन डायग्नोसिस करते वक्त वो लाइट अप नहीं होता था।
लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट्स है, इसमें एक खूबी है कि ये अगर जो रूटीन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करें तो उसमें भी ये मिस नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा असर किस चीज पे होता है? बड़ा इसके ऊपर कि मैं जिस एरिया में ये दिखा है, नए केसेस दिख रहे हैं, वहां मैंने टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। वो भले वेरिएंट रहे ना वेरिएंट रहे, मैंने क्या करना है, तो उसको आइसोलेट करना है, उसको अगर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है तो ट्रीटमेंट देना है, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कांटेक्ट ट्रेसिंग होना है। ये अगर हम सक्सेसफुली कर पाए तो इस विषाणु को रोकने में हम काफी ढंग तक कामयाब हो सकते हैं। कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, वैक्सीन लेना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग जितनी ज्यादा हो सके उन एरियाज में करना है, नए इन्फेक्शन के केसेस देखना है, उनके कांटेक्ट ट्रेस करना है, इस सबको आइसोलेट करना है, और सबसे बड़ी बात जिसको ट्रीटमेंट लगती है उसको देना है। और इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, डेल्टा प्लस रहा तो भी। डॉक्टर सेठ, इसी से लीडिंग अगर कोई भी जानकारी आप भी देना चाहें तो उस पर बताइएगा, जो मेरा पहला सवाल था। साथ ही मेरा इसमें सवाल जो जोड़ रही हूं आपके लिए वो ये है कि यूके में अब हम लगभग तीसरी लहर देख रहे हैं। इससे पहले जब स्पेनिश फ्लू की भी बात आती है तो ये बताया गया था कि 3 वेव्स आए थे, लेकिन सेकेंड वेव बहुत घातक और उसके बाद तीसरी लहर थोड़े कंट्रोल में थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या तीसरी लहर की जो आशंकाएं इस वक्त हैं उसको लेकर हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए, और इन वेरिएंट्स को भी अगर हम फैक्टर इन करें तो? देखिए, पहले तो मैं आपको यूके के बारे में बता रहा हूँ। जो वहाँ 90% केसेस जो हैं आजकल वो है डेल्टा वायरस से हुए हैं। यूएसए में भी 20% केसेस जो आ रहे हैं वो भी डेल्टा वायरस से हैं। उनको जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने बड़े समझाए, वहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं, उनको इतने केसेस नहीं मिल रहे, क्योंकि डेल्टा इटसेल्फ इज बहुत ज्यादा घातक एज कंपेयर टू अदर वायरसेस। नाउ जहां तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देखिए कितने लोग, तीसरी लहर तो तब आएगी ना जबकि यहाँ के लोग बिना मास्क के घूमेंगे और भीड़ लगाएंगे, कोई फॉलो नहीं करेगा जो भी इनका अप्रोप्रिएट कोविड के लिए जो सरकार ने बिहेवियर बताया था कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए, कोई नहीं फॉलो कर रहा। तो नेचुरली तो कोई भी वेरिएंट हो, चाहे ए वेरिएंट हो, बी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट आएगा वो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। तो लोगों को सबसे पहले वो फॉलो करना है। और जहां तक ये आपने एक सवाल पहले एक प्रश्न में पूछा था, देखिए कोई भी वायरस तब वेरिएंट कोई भी ज्यादा खतरनाक होता है जब उसके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके अंदर। कोई नेगेटिव चार्ज को वायरस, ये सारा खेल जो होता है ये वायरस के पॉजिटिव चार्ज से होता है। अब वायरस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो डेल्टा वायरस के अंदर पॉजिटिव चार्ज काफी है, और जो वेरिएंट जो आ जाता है, ये एन वेरिएंट जो नया वेरिएंट आया है में, उसमें इतना चार्जेस का फर्क नहीं पड़ा। आप अमाइनो एसिड का मैंने पीछे से देख रहा हूँ, इतना उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज में फर्क नहीं पड़ा। डेल्टा के अंदर, डेल्टा वायरस सेल्फ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्जेस है, इसीलिए वो जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जल्दी रेप्लिकेट करता है और जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो ये मेरा ये है, तब भी उसके लिए भी बचने के लिए हमको मास्क लगाना जरूरी है और वैक्सीन लेना जरूरी है। डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस चीज को। और जहां तक आप 1900 इन्फ्लुएंजा वायरस की जब एपिडेमिक हुआ था, तब तो ना किसी को वायरस के बारे में पता था, ना कुछ पता था। कितने लोग, अब इट इज एस्टिमेटेड तब की 80 मिलियन से ऊपर लोग तो मर गए थे उसके अंदर, जो उनकी डाटा है। जो हिंदुस्तान में कितनी मौतें हुई इसकी, तो तब लोगों को पता नहीं था कि वायरस के बारे में। तो तब की बात, और ये आजकल तो समझदारी की बात भी, अगर हम ये ना समझदारी का एक्शन करें कि मास्क लगाए बनाए घूमें, चाहे आपने वैक्सीन ली हो ना ली हो, प्लीज मास्क जरूर लगाइए। जो जिन्होंने वैक्सीन भी लगे उनको भी मास्क लगाना है। उनको वो दे कैन कैरी द वायरस, अगर वो मास्क नहीं लगाए उनके थ्रोट में जाकर, उनके नाक में जाकर रेप्लिकेट कर सकता है। तो प्लीज मैं सबसे ये कहता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मास्क लगाकर जाइए, तभी आप इसको बाहर आ सकते हैं।
और कोई उपाय है नहीं जब तक लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे। सड़कों पर निकलिए, अभी भी लगता है अभी से ही लापरवाही का आलम दिख रहा है। डॉक्टर लहरिया, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सतर्कता के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसको जितना रीइंफोर्स किया जाए उतना जरूरी है। लेकिन आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की का जो महत्व है उस पर भी असर दिया। और देखिए, यूके जैसे मुल्कों में कई जगहों पर बहुत ज्यादा इसे किया जा रहा है ताकि हम वायरस को समझें, उससे अहेड रहे, उसके लिए तैयारी करें। क्या एक व्यक्ति जो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है और डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित है, उसके लक्षणों में क्या क्या फर्क हो सकता है? क्या कोई तरीका है जिसे मोटे तौर पर एक मरीज खुद समझ पाए, या फिर मरीज छोड़िए, डॉक्टर देख के ये समझ पाए कि लगता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड है? फिलहाल इस बात का कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति में लक्षणों के आधार पर बताया जा सके कि वो डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हुआ है या डेल्टा प्लस वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बार बार सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें मान के चलना चाहिए मोटे तौर पर कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में लगभग कोई अंतर नहीं है। जो K417N का जो म्यूटेशन हुआ है, उससे शुरुआती संकेत मिले हैं कि वो म्यूटेशन जो मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी होती है उसको थोड़ा सा कम प्रभावकारी कर देता है। अन्यथा इन दोनों वायरस में कोई अंतर नहीं है, डेल्टा और डेल्टा प्लस में। फिलहाल ये सबूत है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, और ये एक मेरी नजर में अच्छी बात है कि वो इतना खतरनाक नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो डेल्टा प्लस का जो पहला सैंपल भारत में मिला था वो अप्रैल के महीने में आ गया, तो तब से करीब 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में उसके इतने अधिक सैंपल नहीं मिल, इतना अधिक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो डेल्टा से कम या डेल्टा के समान ही असरकारक है, उससे ज्यादा कोई अधिक बदलाव नहीं है। अन्यथा क्या होता है कि कोई भी जो म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक होता है वो पुराने म्यूटेशन को रिप्लेस करता चला जाता है, जो इसमें नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि 52 अब तक मिले हैं देश में डेल्टा प्लस के वेरिएंट, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी कुछ रिफ्लेक्ट किया कि 52 तो उनमें से हैं जिनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई, लेकिन अगर हम अनुपात देखें तो इनकी संख्या 1% से कम है। तो उसके बावजूद कह सकते हैं कि जैसे देश में 50,000 केस आ रहे हैं, तो अगर हर किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही, जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, तो करीब 500 के करीब प्रतिदिन इसके केस हो सकते हैं। लेकिन फिर याद रखें कि डेल्टा ओरिजिनल जो डेल्टा है उसके ही अधिकतम केसेज हैं। डेल्टा प्लस 2 महीने पहले पहचाना गया था, नहीं बढ़ा है, तो हम थोड़े से निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन अंत में मैं 2 बातों पर फिर से दोहराऊंगा, लेकिन कुछ नए पहलुओं पर, कि अगर सरकार को इस पर नजर रखनी है तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी उन लोगों में जिनमें गंभीर बीमारी हो रही है या जिनकी मृत्यु हुई है। तो उससे फायदा क्या होगा कि उससे यह समझा जा सकता है कि क्या डेल्टा प्लस से होने वाली बीमारी किसी तरह से गंभीर है या डेल्टा प्लस के कुछ लक्षण अलग हैं। उनको समझने के लिए जरूरत है कि जिन लोगों में जीनोमिक सीक्वेंस हुई और डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया जाता है उनका अधिक स्टडी किया जाए, और इसीलिए जरूरी है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग उन इलाकों में बढ़ाई जाए, तो हमें ऐसे ज्यादा मरीज मिलेंगे, ऐसे ज्यादा केसेज पहचाने जाएंगे जिनमें डेल्टा प्लस है, तो उसको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि डेल्टा प्लस किसी भी तरह से खतरनाक है या उसकी वजह से कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, हर कोई दोहरा रहा है, वैक्सीन लगवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, फिर कोई भी वेरिएंट आए हम उससे लड़ पाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर गंगा खेडकर। देखिए, कुल मिलाकर बातें सबसे जरूरी हैं 3। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ ही वैक्सीन। इन तीनों चीजों का अगर आपने रख लिया ख्याल तो आप रहें तैयार, क्योंकि देखिए महामारी है, बीमारी जिस तरह से फैल रही है उसको लेकर डरना है, सतर्क रहना है। लेकिन अगर आप सावधान हैं तो आप एक तरह से बहुत बड़ा योगदान सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करने के लिए दे रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक्सपर्ट्स की यही राय है कि डेल्टा प्लस अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचा है, जितनी अभी तक की रिसर्च और जानकारी है तेजी से फैलने के संकेत मिले हैं, लेकिन डरने की कोई बड़ी वजह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी रिसर्च उस हद तक मिला ही नहीं है कि हम पूरी तरह से कुछ भी बात कंक्लूसिवली इसके बारे में कह पाए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। डर है तो हो, मायूसी ना हो, बंदिशें हैं तो हो, अकेलापन ना हो,
शक है तो हो, स्वार्थ की जगह न हो, और बीमारी है तो होगी अपनी जगह, आत्मा बीमार न हो। तो ये हिंदुस्तान है और ये हमारा इम्तिहान है, और एक फैसला आपको करना है। पर जाइए पहले हाथ धोआइए और फीतों से पकड़कर मास्क लगाइए और चिल्लाइए खिड़कियों से, या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है और किसी का साथ छोड़ना नहीं है। और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसान की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। उत्तर प्रदेश के मशहूर काला नमक चावल की सुगंध अब देश भर में फैलने वाली है। जी हां, इस चावल की अब ऑनलाइन के माध्यम से देश भर में बिक्री हो सकेगी। ऑनलाइन बिक्री के लिए सिद्धार्थनगर से 250 केजी की पहली खेप रवाना हो गई है। ये चावल काफी उम्दा किस्म का होता है और इसके पकने के बाद इसमें काफी सुगंध आती है। किसी भी घर में अगर ये पकाया जाता है तो समझ लीजिए कि इस चावल की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। इसका स्वाद भी काफी बेजोड़ स्वादिष्ट होता है। लेकिन इस चावल का उत्पादन यूपी के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर जैसे तराई के जिलों के कुछ खासी इलाकों में किया जाता है, इसलिए ये काफी महंगा होता है। इसकी मांग काफी ज्यादा है लेकिन उत्पादन उसकी तुलना में काफी कम है। इस खास किस्म को पूर्वांचल के 11 जिलों में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। चावल की इस विशेष किस्म में प्रोटीन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और यही वजह है कि इसकी विदेशों में भी मांग शुरू हो गई है। 2019-20 में कई देशों में इसको निर्यात तक किया गया है। सिंगापुर में पिछले साल करीब 500 क्विंटल चावल एक्सपोर्ट किया गया था। इसी तरह दुबई को 20 क्विंटल और जर्मनी को 1 क्विंटल चावल निर्यात किया गया था। आज तक के बेमिसाल तो कोरोना की महामारी की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खौफ देश में फैल रहा है। हम आपको बता दें 52 केसेस अभी तक भारत सरकार ने कहा है कि देश में हुए हैं। 52 जो केसेस हुए हैं वो 12 राज्यों में ज्यादा हैं, लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जहां केसेस मिल रहे हैं। ऐसे में पूरा का पूरा फोकस है कि कैसे इन 8 राज्यों में इस बीमारी को कंट्रोल में लिया जाए और इसी के साथ डेल्टा प्लस का क्या रिश्ता है वैक्सीन से या फिर क्या लक्षण अलग है, इन सब पर आप देख रहे थे हमारी ये विशेष पेशकश। डॉक्टर्स का यही कहना है कि बहुत ज्यादा अलार्म यानी खौफ की कोई वजह नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि रफ्तार से इसके फैलने के संकेत मिलते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, यही है जरूरी। देखते रहिए आज तक।